Let's begin. Right, session number 5 for the Bayes-Savart law application, and today we are going to do the question जैसे हमने last session में discuss किया था about the wire and arc combinations, and then we will move on to the axis of the coil. ये हमारे आज के learning targets हैं, and if the time permits, we will be discussing a special kind of arrangement. और special kind of arrangement को हम बोलते हैं Helmholtz coils. So ये हमारे लर्निंग टारगेट्स रहेंगे आज के. So बिना डिले करके आगे बढ़ते हैं and let's talk about the combination parts. Combination of the straight segments and the combination of the circular segments, जिसको अभी तक हमने अलग अलग क्वेश्चंस में देखा है, और अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ यूज करने वाले हैं. So before going on to the question, a quick short revision of the result. So because of an arc which is carrying the current, the magnetic field at the center, only at the center, is mu naught upon 4 pi into I upon r into angle at the center. जिसकी वजह से अगर ये पूरा लूप हो जाता है, so the result reduces to mu naught I upon 2r, क्योंकि थीटा 2 pi सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा. If it works as a coil, so in that case n number of turns होंगी, so the result is going to become mu naught ni upon 2r. If it is going to be a circular coil, and if we are dealing with a long straight current carrying wire, तो फिर उस कंडीशन में उसके एंड्स को देख के हम रिक्विजिट पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर एंगल्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा. So the magnetic field at the required point, जिसका perpendicular distance अगर यहाँ से r है, that's the perpendicular distance is mu naught upon 4 pi I upon r into sine of alpha plus sine of beta. इसमें दो special cases हैं. If it is a long current carrying wire, मतलब अगर वो infinite wire है, तो उस condition में जो magnetic field है, that is mu naught by 4 pi into twice of I upon r. And another case, when it is going to be semi-infinite, in that condition ये value इसकी half आ जाती है, that is mu naught upon 4 pi into I upon r is the result. So these are the results जो कि ज्यादातर यूज होते हैं. Of course basic results दोनों के प्रोवाइड कर दिए. ये इसका बेसिक रिजल्ट और ये इसका बेसिक रिजल्ट, और बाकी जो हमें ज्यादा क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं. अगर ये आपकी सेमी सर्कुलर होगी तो इसका आधा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r, और अगर वो क्वाड्रेंट हुआ तो उसका भी आधा हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 ऑफ r. So with this revision in hand, let's migrate ourselves to the questions which are of the combinations. Right, so that's my first question over there, and it shows me 3 arrangements over there. 3 अरेंजमेंट है और तीनों केसेस में पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और फिर उनका रेशियो चेकअप करना है. उसके लिए आपको ऑप्शंस वहां पे प्रोवाइडेड है. सो प्लीज चेक ऑन द रेशियो बिटवीन ऑल द 3 केसेस. सो वी ट्राई टू फाइनली कैलकुलेट ड्यू टू ईच वन. तो सबसे पहले वाले की वजह से निकालते हैं. तो सबसे पहले वाले की वजह से अगर निकालें तो भाई स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से भी आएगी और सर्कुलर सेगमेंट की वजह से भी आने वाली है ना. तो ये मतलब 3 पार्ट्स हो गए एक्चुअली में ना. एक तो ये वाला पार्ट हो गया जो कि करंट इधर जा रहा है, एक जो इनकमिंग वाला है और एक जो सेमी सर्कुलर वाला है. तो ये जो ये वाले दोनों है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जो सेमी इनफाइनाइट वाला पार्ट है, उसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप करके आएगी या माइनस हो जाएगी वो देख लो. पॉइंट P पे स्ट्रेट सेगमेंट्स की वजह से 1 बता दो, मतलब ये वाला सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी वजह से बाहर को आएगी, और अगर इसकी वजह से देख रहे हैं तो इनसाइड जाएगी, है ना. इसमें थंब इधर है और पॉइंट P पे इनसाइड जा रही है, और इसमें थंब इधर है, पॉइंट B पे आउटसाइड आ रही है. तो A और B की फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी. इसका मतलब फील्ड जो बचेगी
वो सिर्फ किसकी वजह से बचेगी, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है सिर्फ इसकी वजह से, और सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से इट शुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, और सेंटर पे एंगल कितना है, पाई हो गया, ये हो गया है ना। और डायरेक्शन अगर हम देखें, सो डायरेक्शन बाहर को आ रहा है, बाहर को, so it is going to be as a dot। ये हो गया पहले केस का। सेकेंड वाले केस में ये तो सीधा सीधा हो गया कि ये पॉइंट इसकी एक्सिस पर है और ये भी इसकी एक्सिस पर है, तो इन दोनों की वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला। तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसकी वजह से मिलने वाला है, सिर्फ इसकी वजह से मिलने वाला है, सिर्फ इसकी वजह से। तो इसका मतलब इसका सेम रिजल्ट आएगा, बट डायरेक्शन इनसाइड आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, थंब इज पॉइंटिंग इनसाइड, सो आई शुड बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बाय आर into pi, but it is going to be cross। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड वाले केस में चेक ऑन कर लेते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है इसकी वजह से तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके एक्सिस पे आ गया, लेकिन इसकी वजह से आएगा क्योंकि इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, तो कैंसिल आउट नहीं होने वाला। तो एक सर्कल की वजह से आएगा और दूसरा एक सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट की वजह से आएगा। अब दोनों के डायरेक्शन देख लेते हैं। तो पहले तो सर्कल वाली वैल्यू लिखते हैं, तो जो सर्कल वाली वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, और एंगल पूरा 270 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल है, मतलब 3 पाई बाय 2 हो गया, सो इनटू 3 पाई बाय 2, और इसकी वजह से क्रॉस आ रही, इसकी वजह से क्रॉस है, सो दैट्स क्रॉस, और दूसरे की वजह से डॉट है क्योंकि इसकी वजह से बाहर आ रही, और वो आपका रिजल्ट है सेमी इनफाइनाइट का। तो सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, ये सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट है, और ये डॉट आ रहा है, सो दैट्स डॉट। तो ये आपकी तीनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लिए, बस अब आपको इनका रेशियो चेक ऑन करना है, सो कैन हैप्पीली चेक ऑन द रेशियो एंड गेट मी द आंसर। सो व्हिच इज द ऑप्शन ओवर देयर, which option matches over there? Hello, hello. What is the answer which is matching? मेरे को देख के ही पता चल रहा है उसके अंदर ऑप्शन, तो कैलकुलेट करने की तो ज्यादा जरूरत फील ही नहीं हो रही ऑप्शन में से। ए पार्ट फील ही नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर तो सेकंड टर्म ही नहीं है, सेकंड टर्म ही नहीं है, इसमें सेकंड टर्म है, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में ए पार्ट है, तो सीधे ही हो गया। मतलब अगर मैं कैंसिलेशन से देखूं वहां पे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई सब में से हवा कर लिया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ये सब में से गायब कर देता है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ये सब में कॉमन है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ये सब में कॉमन है। तो बाकी रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया पाई डॉट, पहला वाला दैट्स पाई डॉट, नेक्स्ट हो गया एज पाई क्रॉस, और नेक्स्ट हो गया 3 पाई बाय 2 एंड क्रॉस एंड प्लस 1 डॉट, ये हो गया। अब अगर हम इस सभी को क्रॉस में लिखते हैं, सभी को, तो सभी को अगर क्रॉस में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्रॉस, ये भी पाई क्रॉस, और ये हो गया 3 पाई बाय 2 एंड -1 हो जाएगा क्योंकि डॉट को क्रॉस में लिखने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो -1, तो ये रिजल्ट आ गया। अब वो ऊपर वाले के साथ मैच कर जाएगा, सिर्फ 2 से डिवाइड करा हुआ है, सो दैट इज वर्किंग एज माइनस पाई बाय 2 as pi by 2 and 3 pi by 4 minus of r, so that's working as the option number A over there, so that's the correct option completely over there। मतलब आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ी यहाँ पे, मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन डिजाइन नहीं थी, लेकिन हो सकता था कि क्लोज ऑप्शन डिजाइन हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये फीचर दिख रहा है, इसके अंदर 3 पाई बाय 4 प्लस हाफ वाली ऑप्शन दी हुई है,
मतलब ये अच्छी ऑप्शन तब बनती अगर आप इसको -π/2 और ये रखते साथ में एक और ऑप्शन, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती थी, गलती हो सकती थी कि भाई यहाँ पर हमने गलती से दोनों सेम डायरेक्शन में ले लिए होते। सो गुड ऑन क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वी हैव बीन यूजिंग द ऑल द रिजल्ट जो कि हमें पता है पहले से, उनको एक साथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा मैग्नानिमस क्वेश्चन बन गया, एक ही में थोड़ा समय लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। मूव ऑन करते हैं, लेट्स मूव ऑन। Right, so let's try this question where it says find a magnetic field intensity due to thin wire carrying current. तो भाई उसके दो पार्ट्स हो गए, है ना। thin wire carrying current मतलब ये वाला पार्ट जो ये पूरा carrying the current है, तो ये पूरा carrying the current है। इसके अंदर आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो भाई क्लियर है कि ये आपका पूरा सर्कुलर सेक्शन हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट वायर सेक्शन हो गया, वो भी लिमिटेड। तो इन दोनों की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले ये बता दो कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दोनों की वजह से वो ऐड अप होके आएगी या सब्ट्रैक्ट होके आएगी? ऐड होके आएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है। नहीं तो आप अपने हाथ पैर लगा के भी देख सकते हो कि ये जो ऊपर में जो करंट आ रहा है उसकी वजह से तो इनसाइड है, और इसके लिए थंब इधर है और ओ पे इनसाइड ही जाएगी। इसका मतलब दोनों की वजह से ऐड अप ही हो रही है। वैसे क्वांटिटी की वजह से भी क्लियरिफाइड है वहां। अब दोनों की वजह से फील्ड लिख लो, सो आई थिंक इट वोंट बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो पहले तो आर्क की वजह से लिखो, सो म्यू नॉट अपॉन 4π इनटू I/r, और सेंटर पे जितना एंगल है तो सेंटर पे तो ये पूरा एंगल आएगा, और ये पूरा एंगल हो गया 2π में से माइनस करके, सो दैट इज 2π माइनस ऑफ 2α। ये पूरा एंगल हो गया। अब क्योंकि ऐड ही होना है तो मैं डायरेक्शन लिख ही नहीं रहा, और प्लस स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से। तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से मतलब वैसे डिफिकल्ट नहीं है, पर वैसे मैं अलग से बना के दिखा रहा था। तो ऐसे हो गया, तो उसमें एक तो अल्फा बीटा चाहिए था, तो मेरे ख्याल से दोनों अल्फा हो गए, दोनों अल्फा हो गए। और मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर है, ये साइड आर है और ये अल्फा है, तो ये आर साइन अल्फा आ गया, यार cos अल्फा हो गया, दैट्स आर cos अल्फा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो हेंस बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेट सेगमेंट, अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, सो म्यू नॉट अपॉन 4π into I by perpendicular distance, तो r cos alpha हो गया, so by r cos alpha and in the bracket sin alpha plus sin beta, लेकिन बीटा और अल्फा वहां पे सेम है, so that sin alpha plus sin alpha। ये मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड बन गई है सेंटर में। अगर कोई इंटरेस्टेड होता डायरेक्शन में तो मैं हैप्पीली लिख देता that would have been cross। so combining of mu naught I upon सारे ऑप्शन में 2πr है, तो मैं भी 2πr कॉमन ले लेता हूँ, so that's mu naught I upon 2πr। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया पाई माइनस ऑफ अल्फा, और यहाँ से ये 2 साइन अल्फा आएगा, तो वो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बाकी रह जाएगा साइन अल्फा पे कॉस अल्फा टैन ऑफ अल्फा, दैट्स इट। तो ये मेरा रिजल्ट फॉर्मुलेटेड है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक, पाई माइनस अल्फा प्लस ऑफ टैन अल्फा। So कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, बिकॉज थैंक्स टू अ प्रिंसिपल नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम इसको अलग अलग करके क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो अलग अलग करके तो फॉर्मूले पता ही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखने में डिफिकल्ट लग सकते थे, अजीब सा स्ट्रक्चर है सारे क्वेश्चंस में, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई हेक्सागन है या कंप्लीट सर्कल है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंट्रोल में आ गए क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट्स के लिए, आर्क के लिए, लूप के लिए, स्ट्रेट वायर के डेफिनेट पॉइंट्स के लिए हमने ऑलरेडी रिजल्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। जब आप मॉड्यूल में इसके अच्छे क्वेश्चंस देखोगे तो वो आपको जब लेवल 4 पे आप देखोगे तो उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे वहां पे इस तरीके के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। मतलब जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें से भी दिखेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कॉम्बिनेशंस के होते हैं। क्योंकि शुरू में तो सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं कि भाई सीधा सर्कुलर लूप के या स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के। नेक्स्ट वन, अब कैसे भी शेप आ जाए हमें घबराना तो है नहीं, आसान से क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फील्ड निकालनी है। तो फिर से 3 सेगमेंट है मेरे पास में, आई हैव 3 सेगमेंट्स विद मी, दिस इज द सेगमेंट ए, दिस इज द सेगमेंट बी एंड दिस इज द सेगमेंट सी, आउट ऑफ व्हिच अगर मैं इस सेगमेंट की वजह से देखूं तो ये पॉइंट
वो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इसके एक्सेस पे आ रहा है, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाली है, तो वो तो जीरो हो गई। तो पहले वाले पार्ट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई जीरो। सेकेंड वाले पार्ट की वजह से देखेंगे तो ये सेमी सर्कुलर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर एंड इंटू पाई, सेमी सर्कुलर है, सेंटर पे एंगल पाई है। और डायरेक्शन देखूं मैं तो भाई एंटी क्लॉकवाइज है, तो थंब बाहर आ रहा है, सो थंब बाहर आ रहा है मतलब डॉट हो गया, डॉट। और तीसरा रह गया ये वाला, इसके लिए सेमी इनफाइनाइट सेक्शन आ गया, तो सेमी इनफाइनाइट सेक्शन और डायरेक्शन थंब इधर, फिर से डॉट, क्वांटिटी भी है बाहर, तो फिर से ऐड अप हो जाएगा, तो आंसर आपका ऐड करके ही आएगा। तो सारी ऐड करके, नहीं डी वाले में माइनस था तो वो तो गलत हो गया। और ये सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट मेरे को पता ही है, दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, और ये भी डॉट आ रहा है मतलब दोनों ऐड होंगे, तो कंबाइन कर लेते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी मुझे। कॉमन है म्यू नॉट, अच्छा सीधे लिया हुआ, कॉमन लिया ही नहीं हुआ है, तो ये पाई कैंसिल आउट कर रखा है, सो दैट्स म्यू नॉट आई अपॉन 4r एंड प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r डॉट, राइट। तो क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है तो मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगा है, आपका सॉल्विंग टाइम कंपैरेटिवली काफी कम होगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर का रिजल्ट वैसे मुझे नहीं आ रहा है, पूरे का म्यू नॉट आई बाय 2r है और उसका हाफ म्यू नॉट आई बाय 4r होता है, तो एक पार्ट तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, तो उसे, और दूसरा वाला पार्ट सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, उससे भी आ जाएगा, इसमें आर की डबलिंग हो रखी है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r है, ये मेरा ऑप्शन है, दैट्स माय फाइनल आंसर। सी सो इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो फाइंड योर प्लेस इन एरोडॉक, बट देयर इज नो डिफिकल्टी लेवल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफिकल्टी, right? That's the next one for me, and this talks about the null point, neutral point for B to be 0 बोला हुआ है कि at the center of the circle, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो भाई 0 क्यों है? क्योंकि दो फील्ड होंगी जो कि आपस में कैंसिल हो रही होंगी, तो देख लो भाई कौन सी फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी, ये कहना चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, तीन सेगमेंट दिख रहे हैं मुझे, तीन सेगमेंट्स हैं, तीनों सेगमेंट को मार्कअप कर लेता हूँ। तो आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सेगमेंट ए, फिर ये सर्कुलर सेगमेंट है बी, और फिर ये जो तीसरा सेगमेंट है ये सी है। इन तीनों की वजह मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ए सेगमेंट की वजह से लिखना शुरू करूंगा। सो फॉर ए सेगमेंट ए, ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस है और करंट इधर है, फील्ड बाहर को आ रही है, बाहर को, सो हेंस आई कैन राइट एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, राइट, आई अपॉन आर इनटू, बस इतना ही है, और डायरेक्शन कितना डॉट, दैट्स इट, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट केस है। अब आ जाता हूं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है, तो थंब इनसाइड जा रही है, तो क्रॉस आएगा इसकी वजह से, सो दैट इज प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर इनटू थीटा, आर्क का रिजल्ट सीधा सीधा यूज हो रहा है पहली बार, और इसकी वजह से क्रॉस आ रहा है। एंड देन द थर्ड वन, वो थर्ड वाला बेचारा फिर से कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है ना, ये सेमी इनफाइनाइट वाले कैसे थे दोनों। अब इसकी वजह से अगर चेक करें तो फिर से डॉट आ, ये बाहर को आ रही है, सो दैट इज डॉट, सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बाय आर डॉट, राइट। सो रिजल्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन के पूछने का अंदाज बदल गया कि उसने बोला कि थीटा निकालो, उस समय निकालो जब बी 0 हो, मतलब नेट फील्ड यहाँ पे 0 हो गई है, इसको मैंने 0 कर देना है नेट फील्ड को, तो भाई डॉट वाले जोड़ लो तो ये डबल हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ लेंगे डबल हो जाएगा, सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर हो गया, और ये मेरा डॉट है, और प्लस ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई थीटा बाय आर, ये क्रॉस है, तो क्रॉस को मैं माइनस डॉट लिख सकता हूं, सो विच एग्जैक्टली मींस कि ये टर्म इसके बराबर आ जाएगी ताकि नेट फील्ड 0 हो जाए, सो विच इज वेरी इजी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा बाय आर के बराबर है, तो सभी कुछ तो कैंसल्ड है, सभी कुछ तो कैंसल्ड है, so I'm getting the value for the theta as 2, that's 2 radian as my answer over there.
There's a value for the angle at the center such that at the center the net magnetic field because of this arrangement is working out to be 0. राइट? तो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन के पूछने का अंदाज बदला, हमारे रिजल्ट नहीं बदले, हमारे सॉल्व करने का तरीका नहीं बदला। हम पहले भी क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे थे, इवन जब क्वेश्चन मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है लेकिन उसमें बिना डायरेक्शन को चेक करे आपका रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही हो रहा था कि डायरेक्शन देखना ही पड़ रहा था, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है that we are carefully watching the direction while we are writing any of the result। तो वो एक हैबिट होनी चाहिए हमारी कि जब भी हम लिख रहे हैं खाली फॉर्मूला ना याद करें, और हमने एक टिप सीखी हुई है कि फॉर्मूला अलग अप्लाई करना है और डायरेक्शन अपने हैंड रूल से अलग से देखना है, उससे हमारे क्वेश्चन में आसानी मिलती है हमें सॉल्व करने में। राइट? अब ये 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियन है। बाय डिफॉल्ट the unit of the angle is supposed to be in radian, instead is 2 radian। Moving on to the next one। Right, that's a very standard Erudov problem। मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लीज गेट आंसर फॉर, प्लीज गेट आंसर। और देखो सबसे पहले तो मैं जो शो करना चाहूंगा वो ये शो करना चाहूंगा कि देयर इज अ क्वांटिटी ओवर देयर, इसका मतलब सब कुछ ऐड होके आएगा। क्वेश्चन भी पता था कि जो इस क्वेश्चन तक पहुंचेगा ना बच्चा, इसका मतलब उसको ऑलरेडी ये बातें आ चुकी होंगी कि किसी ऑप्शन में माइनस माइनस दिया भी नहीं हुआ है ना। मतलब ये क्वेश्चन आगे के कॉन्सेप्ट से आगे, कॉम्बिनेशन से आगे, तो अब तक ये क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब तक हमें बेसिक्स हमारे बहुत अच्छे हैं। सो डन है। और अब हमें क्या करना है? ए पार्ट, जैसे फिर से निकालना है। कौन सा पार्ट? ए पार्ट। ओके, चेक कर लेते हैं सही होगा। तो देखो भाई तीनों से ऐड होना है तो माइनस वाली संभावना तो गायब ही होगी, माइनस वाली संभावना तो गायब ही होगी। ये सेमी इनफाइनाइट, ये सर्कुलर और ये सेमी इनफाइनाइट, खत्म क्वेश्चन भाई। तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बाय आर, एंड प्लस जो सर्कल है उसकी वजह से सेमी सर्कल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इनटू पाई, और फिर से मेरा सेमी इनफाइनाइट वाला भी ऐसे, ये दोनों सेमी इनफाइनाइट एंगल है। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बाय आर, और डायरेक्शन में तीनों को क्लब करके लिख लूंगा। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है पर हैबिट है ना मेरी, इसलिए। तो अब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है सारा मामला, तो बाहर ही आ रहा होगा। इसका मतलब द नेट फील्ड इज गोइंग टू बी डॉट ओवर इट। अब उसको कंबाइन कर लेंगे तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा, और 2 2 2 2 ऐसे कुछ करा हुआ है। म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर, तो पाई तो उड़ा रही है, पाई तो उड़ा रही है। पाई कॉमन ही लिया होगा, या पाई कॉमन लिया है या नहीं लिया है? नहीं लिया हुआ, नहीं लिया, कुछ कॉमन लिया। सो कॉमन नहीं पूरा लिया तो पाई बाय आर कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे यहाँ पे और 4 भी कॉमन ले लिया। यस यस, 4r पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/पाई आ गया, यहाँ से पाई आ गया, और यहाँ से 1/पाई आ गया, तो ये मेरा रिजल्ट बन गया। सो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और ये 2/पाई प्लस 1 आ रहा है। तो आई थिंक ए पार्ट मेरा ऑप्शन बन रहा है। सो ए पार्ट शुड बी माय करेक्ट रिजल्ट। 2/पाई प्लस डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन भी है पर पूछी नहीं गई। राइट, सो इजी ऑन क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं फील हो रही है, मतलब कुछ इतना भी रिजल्ट से डिविएशन नहीं आ रही। नेक्स्ट वन। Okay, so it says there is a long wire is bent into the shape shown in the figure without a contact at P। मतलब P पे कांटेक्ट नहीं का मतलब है कि ऐसे गई, ऐसे घुमाई और ऐसे निकली। यहाँ से वायर ऐसे ली, ऐसे घुमाई और ऐसे निकली, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है वहाँ पे। ऐसा लगे कि कोई कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब लगने में कांटेक्ट लग रहा है ना, इसलिए लिखा हुआ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज आर, करंट है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालिए मोटा मोटा। गेट आंसर प्लीज। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ए पार्ट। दो ही से इसको पूरा सीधा मान में मतलब डिपेंड करता है ना। मतलब ये जैसे अगर कोई सोचे तो ऐसा सोच सकता था कि भाई देखो ये एक हो गया यहाँ तक, फिर वायर ऐसे घूम गए, ये हो गया सर्कल, और ये हो गया तीसरा पार्ट सी पार्ट,
और ये भी सेमी इनफाइनाइट और ये भी सेमी इनफाइनाइट, पर देखने में लग रहा है कि पूरा एक इनफाइनाइट हो गया। मतलब ऐसे भी लिखोगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट का रिजल्ट सेमी इनफाइनाइट का डबल ही होगा, तो मतलब ऐसे भी सही आ जाएगा। और डायरेक्शन भी सेम ही आ रहा है इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से बाहर ही आ रहा है, और इसकी वजह से भी बाहर ही आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज की वजह से बाहर, और इसमें थंब इधर था और सी पे फिंगर्स आर कर्लिंग टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स यू, इसका मतलब ये ऐड अप हो के आ रहे हैं, तो सी और डी जो गलत रिजल्ट है, ए और बी में से ही मेरा ऑप्शन बनने वाला है। सो लेट मी राइट द रिजल्ट। पहले तो सेमी इनफाइनाइट के लिए सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, और फिर फॉर द सर्कल दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इनटू 2 पाई, और तीसरा जो है दैट इज फॉर once again as semi infinite, so म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, बाकी कंबाइन करके रिजल्ट मेरा आ ही जाएगा। एक बार फिर से पाई कॉमन नहीं लिया है, so that's mu naught I upon 4r, that's 1 upon pi from here, और यहाँ से तो पाई कैंसल आउट हो गया, so we are getting 2 as a factor, और यहाँ से 1 upon pi ये बन रहा है, so that's mu naught I upon 4r into 2 upon pi plus 2, एक 2 and 2 कैंसल्ड है, so mu naught I upon 2r into 1 upon pi plus 1, that's my answer। और डायरेक्शन क्योंकि मैं पहले ही देख चुका था कि सबकी वजह से बाहर को आ रही है, so that's dot as a direction, so that's my result। dot का मतलब out of the page, so it's clearly working as my A part as an option only, you not I by 2r into 1 upon pi plus 1, and it's dot, so it is moving out of the page। So easy question once again। So these are the types of the combination questions, so बिल्कुल difficult नहीं है, हालांकि ऐसा सोचा जाता है कि ये difficult questions हैं, ऐसा माना जाता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा रिजल्ट यूज हो रहे हैं एंड प्लस डायरेक्शंस के साथ यूज हो रहे हैं, सो ये एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट इज गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक, आइदर वो कोई एक फॉर्मूला भूल जाएगा, या तो स्ट्रेट का, या मिस इंटरप्रेट कर लेगा डायग्राम को, या फिर वो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला भूल जाएगा, या उसको सिर्फ लूप का फॉर्मूला आता है, आर्क का नहीं आता, या फिर साथ में डायरेक्शन में भी गड़बड़ कर लेगा। तो ये सारी बातें जिसकी सही रहेंगी, सटीक रहेंगी, वो रिजल्ट सही तरीके से निकाल लेगा, एंड विद प्रैक्टिस एवरीवन कैन डू दैट। सो मूव ऑन करते हैं इससे फिर हम, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जिस वैरायटीज के आते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सिस बिहेवियर, टू एन एक्सिस बिहेवियर। अब इसके पीछे का रीजन भी कुछ होना चाहिए कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द एक्सिस, कोई रीजन हो। सेंटर पे पढ़ाने का ये रीजन था, समझाया था कि सेंटर पे जो फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, बताया था। सो लेट मी रीस्ट्रक्चर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर यू। तो अगर हमारे पास ये करंट कैरिंग लूप है और इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्केच कर रहे हैं, सो किस तरीके से, तो मान लेते हैं कि भाई देखो ये इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो इधर एंटर कर रहा होगा, इधर से बाहर आ रहा होगा, इसका मतलब ऊपर मैं कैसे बना लूं क्रॉस, क्रॉस, और नीचे कैसे बना लूं डॉट, है ना, प्लेस प्लेन में ये ऐसे और फिर ये ऐसे, मतलब जो प्लेन है वो ऐसे है जिसमें मैंने इस कॉइल को प्लेस करा हुआ है लाइक दिस, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्केच करना है। सो दैट इज सर्कल्स, सर्कल से बनने, तो सर्कल से बनने हैं, और ये कर्वेचर बढ़ता जाएगा, कर्वेचर बढ़ता जाएगा, सो मेरा कर्वेचर इंक्रीज, उसके भी ऐसे ही बनना, उसके भी सर्कल ही बनना है, इसके भी, तो इसके भी सर्कल ही बनाना है, इसके भी सर्कल ही है, पर उनका कर्वेचर बढ़ता जाएगा, कर्वेचर इज इंक्रीज, है ना। और फिर क्या हो रहा है, जब इसके कॉइल के जो मेजर कॉइल है उसके सेंटर में पहुंचे, तो ये कर्वेचर इंक्रीज की वजह से ये स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये क्या बन गई उसकी एक्सिस बन गई, ये क्या बन गई एक्सिस बन गई है, दैट्स एन एक्सिस, राइट। तो सेंटर का जो बिहेवियर है वो एक्सिस पे एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर का बिहेवियर है स्ट्रेट वाला,
कर्वेचर इन्फिनिटी वाला वो एक्सिस पे एक्सटेंड हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट द क्यूरियोसिटी इज देयर टू स्टडी द बिहेवियर ऑन द एक्सिस आल्सो, राइट। बाकी जगह एंगल बदल रहे हैं, यहाँ पे नहीं बदल रहे, अलोंग द एक्सिस ही फील्ड आ रही है। So that's what we are actually trying to check it through the Weierstrass law also. अभी तो हमने क्या करा, ऑयस्टेड के थ्रू हाथ घुमा घुमा के चेक कर लिया कि एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस आ रही है। ये हमने ऑयस्टेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेक करा, Weierstrass से चेक नहीं करा। और जहां तक हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसको भी मार्कअप करते हैं डायरेक्शंस। तो ये क्रॉस है, क्रॉस की वजह से ऐसे बनता है ना, मतलब ये डायरेक्शंस होंगे ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये डायरेक्शन बनना है क्लॉकवाइज। और डॉट है, डॉट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज बनता है, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जाहिर है कि यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे along the axis इस डायरेक्शन में, तो वो तो क्लियर भी था ना। मतलब ये जो मेन ये लेता मैं, अगर मेन कॉइल से सीधा अगर मैं एक्सपेक्ट करता कि मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्केच करूं जिसके अंदर करंट ऐसे है, तो मैं सीधा बना सकता था कि भाई इसमें इस तरीके से इस तरीके से करंट मूव करे तो थंब इधर पॉइंट कर, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही आएगी। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, राइट। सो मैंने उसको ध्यान से दिखा दिया और क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट आपको समझा दिया कि क्यों हम एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड सो नाउ विद द Weierstrass लॉ हमें क्यूरियोसिटी है दो चीजों की, एक तो वैल्यू कितनी होगी और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, जो कि हमें पहले से पता चल चुका है। पर वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन कितना होगा ये हमें Weierstrass लॉ से भी देखना है, राइट। सो दैट्स आवर क्यूरियोसिटी लेवल ओवर हियर। There is a second curiosity level. Second curiosity level क्या है कि भाई फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगी। So can you predict without getting into the Weierstrass law? तो आपको क्या लगता है इस अरेंजमेंट की वजह से अगर आप एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करोगे तो कहां पे मैक्सिमम होगी? Can you guess? Can you please guess where should the field be maximum on the axis? Any guesses? Center. मैक्सिमम होगी। सो एवरीवन इज गोना थिंक दैट वे इटसेल्फ, है ना, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमाइज रहेगी, क्योंकि उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे फ्लक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और देखना इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब आपको फ्लक्स के थ्रू बात समझ में आती है। तो यहाँ पे फ्लक्स इकट्ठा है और यहाँ पे दूर दूर होगा, है ना, तो दूर दूर हो गया तो इसका मतलब फील्ड वीकर होती जा रही है, क्योंकि दो लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर फ्रॉम योर साइड। विदाउट चेकिंग इन द एग्जैक्ट रिजल्ट हम इस बात को अपने आप में समझ सकते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। सो दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर ऑफ द क्यूरियोसिटी की जब हमें पता ही है, then why are we checking on the axis? But still we are checking on the axis. So let's see what comes across our venture. क्या आता है। तो इस तरीके से आर्टिकल हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मतलब जिस तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा है कि हमारी क्यूरियोसिटी लेवल्स क्या है। नहीं तो आप सोच रहे ना खुद कि मतलब एक्सिस पे क्यों निकाले भाई, व्हाट्स द फन पॉइंट। सो लेट्स ट्राई। तो इसके मल्टीपल आंसर्स दूंगा मैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज़ ऑफ दिस। इसमें ना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो मैं आपको डायरेक्शन डायग्राम्स देता हूं पहले। डायरेक्शन डायग्राम्स वैसे कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है पर फिर भी मन कर रहा है देने का। सो लेट मी ट्राई दिस आउट। तो ये एक्सिस है और ये एक्सिस का पॉइंट है और इस पे इसकी वजह से मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल ही दूंगा। और हो क्या रहा है कि मैं इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किधर एज्यूम कर रहा हूं वो सोच लेता हूं कि वो किस तरीके से एज्यूम कर रहा हूं। तो मैं ऐसे एज्यूम कर लूं तो चलेगा, कैसे, मतलब इस तरीके से एज्यूम कर लूं, ऐसे इस तरीके से एज्यूम कर लूं करंट, ठीक है। पिछली बार उल्टा किया था, इस बार ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैंने ऐसे एज्यूम कर लूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहां से डॉट करंट दिखेगा, बाहर आता हो, है ना, ये मेरी तरफ वाला एंड है ना, डॉटेड मतलब पीछे वाला एंड है। तो यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर एंटर कर रहा है, यहां से बाहर और इधर से अंदर एंटर कर रहा है। तो मतलब यहां पे क्रॉस है। इसका मतलब इसकी सबसीक्वेंट फिगर अगर मैं बनाना चाहूं, सो आई कैन create that as a dot and this is going to be cross,
ये बनाना है इसको, ठीक है, ऐसे बना ली मैंने, और ये एक्सेस और ये पॉइंट है जिसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है। ये मैंने इजी कर लिया पहले, इजी। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑफ कोर्स इजी काम करने वाला हूँ, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? Where is going to be the magnetic field? The magnetic field, sir, is going to be perpendicular to this. मतलब ये प्लेन हो गया ना, ये बेसिकली क्या है, ये प्लेन हो गया, दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन आ गया, ये वाला। इसमें देखो ये आर वेक्टर है और ये क्या हो गया, ये डॉट, मतलब ये करंट वेक्टर हो गया, तो ये आई क्रॉस आर की प्लेन होगी, आई इधर और आर इधर, तो इसके परपेंडिकुलर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। It has to be perpendicular to this. अब परपेंडिकुलर वहां पे देख लो किस तरफ आ रहा है, that's it. तो उसके परपेंडिकुलर देखने के लिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, वो डिपेंड करेगा इसकी आर्क कैसे बनेगी। तो अगर इसकी डॉट की आर्क बनाओ तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यहां पे इसके लिए डॉट के लिए, डॉट है ना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसके टेंजेंट में बनेगा, तो ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड, that is going to be dB because of this current, and that's perpendicular to this one. That's a dB from there. और on a similar note, अगर मैं इसकी वजह से निकालता हूं, इसको कनेक्ट करके यहां से, तो फिर से ये प्लेन बना, that's a plane, और इसके परपेंडिकुलर बनेगा, I इधर है, R इधर है, ये I क्रॉस R का प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आनी है, आई और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आना है, पर किधर आना है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर आना है, तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब वो कैसे पता चलेगा, तो इसकी आर्क बना लेगा, क्रॉस की आर्क, तो क्रॉस की आर्क कैसे बनी, इस पॉइंट पे क्रॉस वाले, और उसमें कैसे है फिंगर्स, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टेंजेंट बनेगी, तो ये क्लॉकवाइज टेंजेंट आएगी, तो ये डीबी है। So that's a directional diagram because of these sectional currents over here. ये डायरेक्शन आ रही है। अब कोई भी देख के इसको इसके बियॉन्ड ये बता सकता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आएगा फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नेट फील्ड उधर पॉइंट करेगी, यह मुझे बाइट-सावर्त लॉ के डायरेक्शन से भी क्लैरिफाई हो रहा है। You can please take the screenshot for us. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब मैं इसको गंदगी बचाने वाला हूं, इसलिए बोल रहा था कि अब स्क्रीनशॉट डायग्राम का पहले ले लो। अब इसके अंदर वैल्यूज वगैरह डालनी शुरू करते हैं, तो एंगल डाल देते हैं। सो लेट्स से दिस एंगल, ये एंगल हो गया भाई मेरा थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ गया थीटा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब यहां से एक लाइन क्रिएट करते हैं, ये लाइन क्रिएट कर देंगे ऐसे, ये लाइन क्रिएट कर, ठीक है। अब ये लाइन क्रिएट कर ली, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा वापस, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये वापस थीटा होगा, सेम ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा, ये आ गया। अब इसकी रिजॉल्विंग करें, तो डीबी का कंपोनेंट इधर डीबी cos थीटा, और along this that is dB sin theta, सिमिलरली इधर से कंपोनेंट ले, so that is dB cos theta, जो तो उड़ गया, और इधर ये हो गया dB sin theta. So I have the net magnetic field coming along the axis. अब ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो सभी की वजह से ऐड अप हो जाएगा। So the net magnetic field along the axis is going to be integral dB sin theta. अब dB किसकी वजह से? Because of a small current carrying element. इसकी वजह से, तो अब उसकी वजह से लिख लें that what is going to be the dB, तो पहले dB लिखा, तो dB के लिए डिस्टेंस चाहिए था, तो वो डिस्टेंस कितना r ले लेते हैं, वो कैसे मिलेगा, ये इसका रेडियस है, कितना है, कैपिटल R लिख लो, और ये पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, x पर, तो इसका मतलब स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो रही है, पाइथागोरस से आ रही है, रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कैपिटल R है, ये x के बराबर है, राइट। सो एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल
sin phi by r square. सर phi क्यों बोलो, थीटा बोलो, क्योंकि थीटा तो ये ले लिया ना, तो ओरिजिनल फॉर्मूले में जो एंगल होता है उसको मैं phi बोल देता हूं। तो रिजल्ट होगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl sin 90 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया। ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, 90 कैसे आ गया, अरे समझा तो दिया था, समझा तो दिया था अभी यहाँ पे कि भाई ये r है और ये i है, i बाहर है ना, तो i आउटसाइड है और r इधर है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, उसको मैंने phi बोल दिया, आइडियल और r के बीच का एंगल, आइडियल बाहर और r उसके परपेंडिकुलर है, तो वो एंगल 90 है, ये एंगल अलग है, वो रिजॉल्विंग एंगल है, ये बेसिक बायट-सैवर्ट्स लॉ का रिजल्ट है। सो दैट इज बाय द बायट-सैवर्ट्स लॉ, दैट इज बाय बायट-सैवर्ट्स लॉ। चलो जी बहुत बढ़िया, तो ये हो गया भाई, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई dl अपॉन r स्क्वायर r। चलो इसको डालते हैं यहां पे, सो लेट्स प्लेस ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू देयर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई dl अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू बाद में डाल देंगे, इनटू sin थीटा। sin थीटा कैसे आएगा, ट्रायंगल से, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, सो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट भी तो करना है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई जो कांस्टेंट है बाहर, कैपिटल R कांस्टेंट, स्मॉल r कांस्टेंट, क्यों, पॉइंट फिक्स है, x फिक्स है, कैपिटल R फिक्स है, तो स्मॉल r भी फिक्स है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा, करंट कांस्टेंट, सो व्हिच मींस दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I कैपिटल R अपॉन स्मॉल r क्यूब इंटीग्रल dl, ये रह गया भाई बस। अब इंटीग्रल dl किसका हिस्सा है, dl तो इसका हिस्सा है, जहां पे करंट देखा था आपने, ये आइडियल एलिमेंट लिया था ना आपने, तो वो तो उसका हिस्सा है, लूप का हिस्सा है, इस पूरे लूप का हिस्सा, उस लूप का इंटीग्रेशन क्या है, सर्कमफरेंस। सो व्हाट इज द सर्कमफरेंस, 2 पाई कैपिटल R, सो द वैल्यू फॉर द फील्ड ऑन द एक्सिस is equal to mu naught by 4 pi into I capital R upon small r cube into 2 pi capital R. Excellent. अब small r की वैल्यू प्लेस करो, वो है आपकी कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2, रेज़ टू द पावर 1/2, और बोल रहे हैं उसका क्यूब है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इसका क्यूब, सो पावर 3/2, सो दिस रिजल्ट इज म्यू नॉट अपॉन 4 pi इनटू, कैसे लिखूं, 2 लिख देता हूं, 2 इनटू i इनटू पाई r स्क्वायर, ऐसे लिख दिए, 2 इनटू i इनटू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द लूप अपॉन दैट्स कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, मतलब बहुत ही ज्यादा टर्म्स वाला रिजल्ट है, इट हैज टू मेनी टर्म्स ओवर देयर, टू मेनी टर्म्स। डायरेक्शन में पहले लिख चुका हूं, इसलिए यहां पे उसकी खिचड़ी नहीं पका रहा कि वहां पर डायरेक्शन भी साथ में लिखूं, वो नहीं लिख रहा, पहले समझा चुका हूं उसको कि एक्सेस के अलोंग है, और वो कैसे देख लेना है, इस वाले केस में पता चली गया, सीधा ही देख सकता था, करंट ऐसे आ रहा है तो थंब उधर है, तो एक्सेस इधर होती, करंट ऐसे होता लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती एक्सेस में, तो डायरेक्शन देखना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं था, द डिफिकल्ट पार्ट वाज टू चेक ऑन द वैल्यू और उसको यूज करना भी, अभी तो निकाली है, और ये रिजल्ट है, पूरा खतरनाक सा रिजल्ट है। अगर मान लो एक कॉइल होती तो, मतलब इसके टर्न्स होते तो, so this was supposed to be a coil which had some turns, मतलब n number of turns होते, so magnetic field on the axis of that coil, उस कॉइल के लिए क्या करते हैं, सुपरपोजिशन लगा देते हैं, n टाइम्स कर देते हैं, so this result would have been mu naught upon 4 pi into 2 n I pi r square अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ये रिजल्ट आ गया पूरा का पूरा। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, दैट्स इट। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहो, सो आई कैन आल्सो ले माय हैंड्स एट ट्वाइस ऑफ NiA, क्या लिख दिया, NiA अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ये हो गया और जगह खत्म हो गई है।
इससे ज्यादा इसके ऊपर लिखने की मेरे पास स्कोप नहीं है, मतलब पढ़ाने का तो और स्कोप है, लिखने का अभी यहाँ पे स्कोप नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं फ्री हूँ इस स्क्रीन से अभी के लिए। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर अस। ले लिया जी स्क्रीनशॉट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा Yes. बोलो। सर जो बी एक्सिस था सर वहाँ पे 2 dB कौन सा बी एक्सेस? हाँ बोलो। हाँ जी सर, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वो येलो कलर से, सर वहाँ पे सर 2 dB साइन थीटा नहीं आना चाहिए था सर? बेटा ऐसे दो डीएल बहुत सारे हैं ना, दो थोड़ी। आइडियल एलिमेंट्स दो नहीं है, आइडियल एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। यस सर, ओके सर, थैंक सभी यू के सर। ऊपर से ऐड अप होना है ना, ठीक है। जैसे Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ रिंग निकालते थे, तो तब भी हमने अपने आप को करेक्ट किया था कि इसके अंदर 2e sin थीटा नहीं आएगा और इंटीग्रल ऑफ de sin थीटा आएगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ज होते थे कहाँ पे, पूरे रिंग के ऊपर, और वो पेयर के अंदर ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही ये एक ऑफ एलिमेंटल पेयर बना है, ऐसे पूरे इसके ऊपर बहुत सारे डीएल 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 एलिमेंट्स होंगे जो पेयर के अंदर रिजल्टेंट यहाँ पे देते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, तो अब ये रिजल्ट हमारी मेमोरी में रहना चाहिए क्योंकि दूर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? दूर तक जाएगा, अगले चैप्टर में भी आ जाएगा, मतलब परमानेंट मैग्नेट पढ़ते हुए भी आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, क्योंकि मैंने क्यूरियोसिटी पहले से बिल्डअप कर दी थी कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब रिजल्ट बहुत दूर तक जाने वाला है, तो ये हमारी मेमोरी में रहना चाहिए। μ0/4/2 NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, 2 of NIA upon r square plus x square power 3/2, that's the magnetic field of the axis of a current carrying coil where n is the number of turns, a stands for the area of that particular coil, x is the distance from the center, r is the radius of the coil। चलो, अब ये कर लिया आपने, ये रिजल्ट आपने बना लिया, और रिजल्ट को लिख लेते हैं, रिजल्ट को लिख लेते हैं, भूल ना जाए। So on the axis, that's μ0/4 pi twice of NIA and upon r square plus x square raised to the power 3/2। खतरनाक रिजल्ट। अच्छा, ये चेक करते हैं सेंटर पे कितना है। कैन यू प्लीज चेक द वैल्यू फॉर द सेंटर? तो सेंटर में x को 0 डाल देंगे, तो चलो x को 0 डाल के सेंटर में वैल्यू निकालते हैं। ये x उड़ गया यहाँ से, ये हो गया r square power 3/2, r square 3/2, r क्यूब रह गया। सो ये बन गया भाई मेरा μ0/4 pi twice of NI pi r square, एरिया की जगह pi r square लिख दिया मैंने, और नीचे आ गया मेरा r क्यूब आ गया। तो देखिए भाई रिजल्ट पहले जैसा आ रहा है कि नहीं, तो पता चला आ रहा है, एट μ0 NI/2 आ रही है, बिल्कुल वही रिजल्ट है जो कि रट्टा मारा हुआ है हमने, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, μ0 NI/2। तो ये तो आता था, मतलब इतना रिजल्ट तो पहले से आता था। अच्छा, आप ये बता सकते हो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो सर वो डेफिनेट है, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो b कम होता है, तो बहुत इजी है, मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं। सो b सेंटर अपॉन b एक्सिस, क्या ये रेशियो निकाल सकते हो? कैन यू प्लीज फाइंड द रेशियो फॉर दिस? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रेशियो? b सेंटर अपॉन b एक्सिस, प्लीज गेट अ रेशियो। तो कैसे कैसे लिखूं मैं? पूरा का पूरा रिजल्ट ही लिख देता हूं, है ना, पूरा का पूरा रिजल्ट ही लिख देता हूं। बी सेंटर है एज μ0/4 pi, यहां से पूरा लिख देता हूं पूरा, दैट इज ट्वाइस ऑफ NI pi r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये था, एंड बी एक्सिस ये पूरा था, μ0/4 pi ट्वाइस ऑफ NI pi r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। मतलब इन शॉर्ट बाकी सारा तो शहीद ही है, तो सारा कैंसल्ड ही है, ये तो सारा कैंसल्ड, तो सारा कैंसल्ड, ये ऊपर आ जाए, सो दैट्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, एंड ये पावर 3/2 एंड अपॉन r, ये रिजल्ट। इसको भी चाहो तो r को अगर अंदर शिफ्ट कर लो तो क्या बनेगा? अगर अंदर शिफ्ट कर लो सो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस अंदर जाके रूट के r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर पावर 3/2 r क्यूब आएगा, अंदर r स्क्वायर हो जाएगा,
So r square by r square 1 and plus x square by r square raised to the power 3 by 2. ये ratio है. So I can mention b at the center is equal to these many times into axis. That is 1 plus x square upon r square and into this power 3 by 2 into b times of axis. ये मेरा result है relating the field at the center with axis. Of course clear है ना कि मतलब कितना result आ रहा है. अगर x 0 हो जाए तो दोनों वैल्यू मैच कर दो. So that's my result. अगर डेफिनेट से वैल्यू की सेंटर पे वैल्यू ज्यादा आ रही है सही पता चलता. नो इश्यूज. डन है. और ये बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो मैक्सिमम फील्ड सेंटर पे. कोई डाउट ही नहीं है. नो डाउट. चलो तो फिर करूं क्या मैं? तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं आगे की बातें एक्सप्लेन करूं. देयर इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी एक्सप्लेन. तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ना हो. हो गया भाई? तो अब देखो, अब देखो. यस सर. अब ऐसा है, मैं आपसे पहले सवाल पूछता हूं. पहले आपसे गलती देखें कि गलती हो भी सकती है हमसे कि नहीं हो सकती. ये बताना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बताना. व्हाट विल बी द ग्राफ? विल दैट ग्राफ, मतलब हमें तो पता चल गया कि सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम है, तो क्या इसका ग्राफ ऐसे बनेगा? यस और नो? नो सर. नो. व्हाई? लेट मी नो व्हाई नो. बोलो बोलो बोलो. क्योंकि फील्ड तो कम हो रही है. फील्ड तो कम हो रही है, फिर क्यों नहीं बनेगा? सर सेंटर पे सर वो एसिम्पटोट्स जीरो नहीं है सेंटर पे. यस सर. वो बट सर जब हम ग्राफ में देखेंगे जब x इज इक्वल टू 0 करके फिर वहां पे सर एसिम्पटोट्स बन जाएंगे सर, वो b को टच ही नहीं करेंगे. एसिम्पटोट कहाँ बन रहा है? ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है. ओके सर, मुझे लगा आपने वो हाइपरबोला तो बिल्कुल नहीं बनाया मैंने, है ना. कोई मैंने तो खुद ही निकाली कि सेंटर में नॉन जीरो थी. So why this is wrong? I need to be convinced upon it. I do know this is wrong, but why it is wrong? Because this can come as an option, and I feel that कि मतलब फील्ड डिक्रीज हो रही है तो सही होना चाहिए. But still this is wrong, है ना. मतलब मुझे पता है कि गलत है तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो गलत है ना, तो मैंने हटा दिया उसको. तो अब देखते हैं कि भैया सही क्या है और वो गलत क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा नजरिया लगाते हैं. तो पहले फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं एक बार फिर से एक्सिस के ऊपर. सो द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड ट्वाइस ऑफ एन आई पाई आर स्क्वायर. बहुत तकलीफ वाला रिलेशन है. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई. नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैं dB by dx निकाल रहा हूं. सो कैन यू हेल्प मी विद दिस? dB by dx that is mu naught upon 4 pi and twice of ni pi r square. इसका डेरिवेटिव बताना क्या बनेगा? 1 upon r square plus x square power 3 by 2 का डेरिवेटिव बोलना क्या बनेगा? पावर 3 by 2 मतलब क्या डेरिवेटिव? 3 by 2 r square plus x minus 3 by 2. कोई पावर minus 3 by 2 minus 3 by 2 upon r square plus x square power 5. है ना, क्योंकि ऊपर ये जाके -3/2 -1 हो जाएगा. तो -3/2 की पावर है ना, n into x power n - 1 फॉर्मूला लगेगा. तो -3/2 -1 तो वो -5/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आके वो कितना हो जाएगा? r square plus x square power 5/2. बस यहीं पे खत्म, ही और भी कुछ होगा? 2x 1 plus 2x. तीन रूल भी लगाए. Sorry, into 2x. इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो r square का डिफरेंशिएशन 0 और इसका 2x आ जाएगा. तो ये डेवलप हो गया. मैंने इसको 0 नहीं करना है, मैं इसको 0 नहीं करना, मेरे को मैक्सिमम मिनिमम ही फाइंड करना है. रीजन क्योंकि मुझे पहले से पता है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मेरे को नहीं फाइंड करना वो. ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू चेक दिस. क्या चेक कर रहा हूं मैं इससे, ये बता दूंगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ये बता दूं. कर्वेचर चेंज हो रहे थे नहीं? यस, मैं ट्राई चेक कर रहा हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन को चेक करने. वही ग्राफ में बदलाव हो सकता है. अगर तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन नहीं है तो फिर जो पहले वाला ग्राफ बनाया था वो सही आ रहा है. लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन हुआ तो फिर
वो ग्राफ गलत हो गया, तो मैं वो चेक करने वाला हूँ। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस अगेन, थोड़ा टफ होने वाला है फिर से। सो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पहले वाली कहानी तो सेम है 2 ni पाई आर स्क्वायर, और साथ में -3/2 भी आ गया उसका, वो उसमें 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो ये -3 का फैक्टर लग गया। तो मुझे बेसिकली x यहाँ पे अब जिसको डिफरेंशिएट करना है दैट इज x एंड डिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से इस पे p/q रूल लगने वाला है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो ठीक है। तब इसे p/q रूल लगाते हैं, तो डिनोमिनेटर दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, ये 1 हो गया, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है। एंड और जिसको ये लगे, जिसको यहाँ बैठे बैठे ये लगे कि सर ये तो एडवांस का लेक्चर पढ़ा रहे हैं, सो दिस इज अ क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जिसको ऐसा लग रहा हो तो हाँ हो सकता है एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि लायक है उसके, लायक है उसके, लेकिन दिस आल्सो अपीयर्स इन योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। सो दिस इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5/2 डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर 1 आ गया, एंड माइनस x इनटू इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई, बताना क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका 5/2 आगे हो गया, और r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 हो गया, 5/2 माइनस 1 3/2 -5/2 नहीं आएगा, क्या हो गया, -2 सही आएगा भाई, सही है, -2 आएगा, सही है। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर 5/2 है उसकी, p/q रूल लगा रहे हैं भाई, अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना। और इसका चेन, इसकी चेन होगी फिर से 2x, सो इनटू 2x आ गया, ये बन गया, ये बन गया भाई। अब इसको कर दो 0, भाई इसको 0 करते हैं ना तो x आपका इंफिनिटी आता, अगर इसको 0 करते तो पता ही था एसिम्पटोट इंफिनिटी पे जाएगा, वो तो पता ही था। इसको 0 करो और x की वैल्यू निकालो, सो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 करो और इससे चेक करो किस पोजीशन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन आएगा, मतलब कहां पे कर्वेचर चेंज होगा, कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी बनेगी और कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी बनेगी, ये हमें चेक करना है। तो इसको 0 करो और चेक ऑन करो कि कहां पे आ रहा है भाई, तो करा हमने, तो ये बना भाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्प्लिट कर लिया पहली वाली टर्म को, क्योंकि पावर 5/2 है, उसको 3/2 प्लस 1 लिख लिया, एंड इज इक्वल टू यहां से क्या हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल है, सही करा, क्या बन रहा है वहां से 5x स्क्वायर, यही बन रहा है ना, यस यस 5x स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये बन गया। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, सो 5x स्क्वायर is equal to r square plus x square, so I have 4x square as equal to r square, or x square as equal to r square by 4, or x becomes equal to plus minus r by 2, ये रिजल्ट बन गया मेरा। So that's my point of inflexion, मतलब इस कहानी से मैंने चेक ऑन करा है the point of inflexion, मतलब कहां पे कर्वेचर बदल रहा था वहां पे चेकिंग करी थी, तो मुझे ये दोनों पॉइंट्स मिल गए, x equal to plus r/2 and minus r/2, because of which when I am going to now construct the graph, so now what is happening, what should be the graph, so the graph is going to be like this, it's going to be like this, ये थोड़ा टेढ़ा है मतलब ऐसे, that's going to be my graph, right? और ये कौन से पॉइंट्स हो गए, व्हाट आर दीस पर्टिकुलर पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, यहाँ पे कर्वेचर चेंज होगी, मतलब ये शार्प सा पॉइंट है, ये वाला शार्प सा पॉइंट, और ये जो कर्वेचर चेंज हो रहा है मतलब ये कौन सी पोजीशन है, x इक्वल टू प्लस r/2, और ये कौन सी पोजीशन है, x इक्वल टू माइनस r/2, आफ्टर व्हिच द कर्वेचर इज चेंज्ड। So that's the behavior of the magnetic field on the axis of a current carrying coil, and यहाँ पे फील्ड कम हो रही है, मतलब इसके अंदर कोई मुझे डाउट नहीं है कि भाई एक्सिस पे आगे जाते जाते जो फील्ड है वो कम होगी, मतलब यहाँ पे फील्ड कम ही आ रही है, मतलब यहाँ पे जो सेंटर पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम ही चल रही है, और यहाँ पे जितनी भी फील्ड आएगी
वो डेफिनेटली लेस देन द सेंटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? राइट, करेक्ट है। इसमें x इक्वल टू 0 डालना, इसमें x इक्वल टू 0 ये गया, और यहाँ x इक्वल टू 0 डाला, dv बाई dx कितना आ रहा है 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे dv बाई dx कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप 0 आनी चाहिए, तो ये आपका फ्लैट पोर्शन जस्टिफाइड है ना, दिस इज जस्टिफाइड। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि dv बाई dx कितना है 0, और इससे क्या पता चल रहा है d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर कितना है 0, इससे d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर कितना है 0, राइट। तो ये ग्राफ पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया और ये पूरी कहानी इसके अंदर समझ में आ गई है, पर यहाँ पे फील्ड कमी हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक काम और करना मेरे, आपको यहाँ पे ये वैल्यू है कितनी ये निकालनी है। प्लीज फाइंड द वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सो प्लीज फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इसको मैं b प्राइम लिख देता हूँ, b प्राइम की वैल्यू निकालो, यहाँ पे जितनी वैल्यू उसको b प्राइम लिख देता है। सो फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द b प्राइम। पहले इसके अंदर आपको x को डालना पड़ेगा कितना r/2, और आपको वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड ट्वाइस ऑफ ni pi r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, रेज टू द पावर 3/2, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो क्या बनता है भाई, पाई पाई उड़ा दो, म्यू नॉट ni अपॉन 2 और r स्क्वायर, नीचे हो गया ये 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 5r स्क्वायर बाय 4, 5r स्क्वायर बाय 4 का रूट हो जाएगा √5r/2, सही बोला ना, √5r/2, और √5r/2 का क्यूब भी लिखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 5√5 और r क्यूब एंड अपॉन 8, ठीक है ना। 5r स्क्वायर बाय 4 था, उसका रूट हो गया एज √5r/2, √5r/2 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब ये 4 कैंसिल इसमें से, और ये r स्क्वायर कैंसिल, सो द रिजल्ट सीम्स टू बी, प्लीज करेक्ट अगर कोई गलती हो तो, दैट इज म्यू नॉट ni बाय r, और बाकी फैक्टर आ गया मेरा 4/5√5, ये रिजल्ट आ गया 4/5√5। प्लीज कैलकुलेट मी दिस रिजल्ट एग्जैक्टली। Exactly, please. Not roughly, exactly. 4/5√5. Calculator से निकाल के बता रहा हूँ exactly. 4/5√5. 0.35. 0.35. Exact है। मुझे क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए बोल रहा हूँ एग्जैक्ट निकालने के लिए, मतलब मैं भी निकाल लेता हूँ। 0.357771. 0.357, Yes, sir. मतलब 0.36 ले लूँ फिर मैं, ठीक है। तो 0.36 ले रहा हूँ क्योंकि आपने बोला, तो म्यू नॉट ni अपॉन r इंटू 0.36 ले लिया, ठीक है। चलो वेरी गुड। अच्छा, एक काम और करना है, एक काम और क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको मैं म्यू नॉट ni अपॉन r इंटू 2 इंटू 0.36 और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर। तो अब ये रिजल्ट हो गया, ये क्या है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है, Center. सेंटर, तो सेंटर। सो विच मींस जो मैं लिख रहा हूं, जो मेरी मेहनत है यहाँ तक, जो मेरी मेहनत है, दैट इज बी प्राइम, दैट्स अ फील्ड एट द सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 0.72 टाइम्स, मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे जो फील्ड है दैट्स 0.72 टाइम्स ऑफ द फील्ड एट द सेंटर। कितना बढ़िया ग्राफ बन गया। आप सोच सकते हैं कि यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके डेवलप हो सकते हैं
so many questions we have solved it over here. अभी एक फिक्स डेटा हो गया मेरे पास में, ठीक है. 0.72 B सेंटर, स्क्रीनशॉट ले लें आप प्लीज इसका. डन है जी? डन? यस सर. Yes, sir. अब बढ़ते हैं मेन मुद्दे पे. मेन मुद्दा मतलब सब कुछ तो कर लिया हमने, सारा रिजल्ट बना लिया, सब कुछ बन गया. अब हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स आने वाली है. क्या आने वाली है? एक अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स आने वाली है. सारा कुछ कर लिया हमने, ग्राफिकल वेरिएशन वगैरह. इस अरेंजमेंट ऑफ कॉइल को हम लोग मिलके बोलते हैं एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल. क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज कॉइल. अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है और उसमें क्या हो रहा है कि आपकी दो अलग अलग कॉइल्स है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स है, दो अलग अलग कॉइल्स है, सिमिलर ले लो दोनों कॉइल्स, दोनों में करंट भी सेम है. इस तरीके से ना, जैसे ये ऐसे घुमाया और फिर इधर ले गए और फिर इसी को घुमा दिया, ये सेम वायर ले गए फिर इधर लेके घुमा दिया, तो दोनों में करंट आ गया है ना, दोनों में करंट आ गया. अब हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? ये इंश्योर करना है कि इनके सेंटर पे, इनके बीच में जो सेंटर पे, यहाँ पे जो पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट है, वहां पे फील्ड एड अप करके क्या हो? एड अप करके. अब वो कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों में डायरेक्शन करंट का सेम, मतलब अगर इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है और इसमें भी ऐसे हुआ, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगी और इसकी वजह से भी इधर जाएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे. तो एक तरीके से दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो गया, दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स हो गई. अरेंजमेंट क्या है वो देखो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r रखा हुआ है. बोलो क्यों? दोनों के बीच का डिस्टेंस r रखा हुआ है, बोलो क्यों? थिंक एन आंसर. ये रेडियस है और बीच का डिस्टेंस r रखा हुआ है, बोलो क्यों? बोल दो. सर मैक्सिमम ऐड हो जाए. सर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रियन. क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन है और इसके लिए भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन है, क्योंकि यहां से r/2 पे आना था और इसके लिए ये -r/2 पर है, तो दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन बन गया. तो यहाँ पे जो फील्ड है वो एड अप करके आनी है, तो पता है हमें को कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, सब करके बैठ गया. तो यहाँ पे जो फील्ड आनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट लिखूं मैं? O लिख देता हूं. इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे जो फील्ड है दैट इज B' प्लस B'. मतलब B' कौन सी थी? इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट पे तो निकाली मैंने, और वो B' पे फील्ड मैंने कितनी निकाली? दैट वाज 0.72 टाइम्स फील्ड एट द सेंटर. ये मैंने निकाल ली थी, तो ऐड कर लेता हूं यहाँ पे. So the net field at this point, because of the arrangement, इस arrangement की वजह से उस particular point पे twice of B' हो गई है. So that is twice of 0.72 times of the field at the center. So that field that becomes 1.44 times the field at the center. अव्वल सबसे पहले तो फील्ड हो गई सेंटर से ज्यादा, कि जो सेंटर में फील्ड आ रही थी वो कितनी थी? सिर्फ कितनी थी? B. अगर ये B है और ये उसकी 1.44 टाइम्स है, सो अरेंजमेंट, ये कैपेसिटर तो नहीं बना लिया एक तरीके से हमने कि फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, कि एक की वजह से जितनी फील्ड आ रही थी, दो अरेंजमेंट लगाने की वजह से वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई है. But the field has increased over there, and this arrangement of the coils, where we strengthen the field in the region in between the coils, that is known as the Helmholtz coils. ये कमर्शियली यूज होता है, जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट चाहिए होता है, तो आप इस पेयर ऑफ कॉइल्स को यूज करते हैं. पहले से ही आपको कितनी फील्ड है वहां पे वो पता होती है इस जगह पे, मतलब जिस भी सब्सटेंस पे आपको उतनी मैग्नेटिक फील्ड देनी है, तो उसको बिल्कुल इस जगह पे प्लेस ऑन करेंगे और इसकी वजह से उस रीजन में आपको इतनी फील्ड मिल जाएगी. And the goodness is the fall of the field in the region centered around this. मतलब इतने रीजन में अगर आप चेक करोगे ना, the fall of the field is negligible. अगर आप जैसे अब ये r/2 पे देख रहे हो, मतलब 0.5 r है, अब 0.7 r पे, 0.53 r पे, यहाँ वैल्यूज को चेक करोगे ना जब, तो फील्ड ऑलमोस्ट सेम है. Will be a very fractional change in the field, which means in this region, in this small region around us, the field is going to behave uniform. So उसका second aspect हो गया, एक तो field strong हो गई, center से ज्यादा आ रही है, and second it feels uniform. So in this region,
there is a negligible variation, मतलब है मतलब small variation बोल दो. So we have the field that is a resultant field is uniform. So that's the reason for basically designing the Helmholtz coil कि आपको वहाँ पे field थोड़ी increase होके मिलती है. And second, of course, you get the constant kind of the field over there. और मतलब वैसे value भी चाहिए थी, value भी निकाल. And of course, this value is equal to 1.44 times mu naught Ni by 2R, वो as it is. That's the value for the field over there. That's the result of the Helmholtz coils. Screenshot, please. Done है जी? Okay. अच्छा, तो ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया. ग्राफ बनाना था, ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया. ये एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूरा एक्सप्लेन करा प्रॉपर्ली. ये इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन है ना, मतलब इससे ये r/2 के डिस्टेंस पर है. सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन दोनों के लिए. इसके लिए पीछे की तरफ, यहां से भी डिस्टेंस r/2. सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्सियन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों, और फील्ड बढ़ गई. And in this region, it behaves constant. So that's a graph for the resultant field. That's a resultant field variation. That's a Helmholtz coil. ये मतलब इसका डिस्टेंस है r ली हो, जबकि दोनों के रेडियस भी r के बराबर. That's the toughest which you can get from. Repeating again, that's the toughest which you can get from here, and that's a pair of the Helmholtz coils. Daily screenshot. Yes, sir. And finally, I'm going to just show you the magnetic fields. So just have a stamping on the idea. So you can see, बाकी जगह variable है, पर center में almost constant behave कर. यहाँ मैक्सिमम है, हल्का सा बल्ज दिख रहा है आपको, एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड है, दैट्स बी मैक्सिमम ओवर है, और दी हल्की हल्की वैल्यू कम हो रही है, हल्की हल्की, पर जो ग्रेडियंट है वो बहुत कम है. एंड देयरफॉर इन दिस रीजन इट्स अज्यूम, मतलब इस बल्ज को छोड़ दो इतना और इतना, ये जो रीजन देखो यहाँ पे फील्ड आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लग रही है. द सेम काइंड ऑफ अ फील्ड जो कि फ्यूचर में हम एक सोलेनॉइड के थ्रू बनाएंगे, जो यहाँ से इस पेयर से भी बन सकती है. And see, this idea also propels us to understand कि अगर हम इस बात को थोड़ा extend कर लें, मतलब if you designed a coil like this, that means that region of uniform magnetic field will extend. तो जो बस इतने रीजन में अभी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल पा रही थी, और अगर आपने बहुत सारी कॉइल्स इस तरीके से अरेंज करी तो आप समझ सकते हैं इसके बियॉन्ड एक और कॉइल लगा दो, इसके बियॉन्ड एक और कॉइल्स लगा दो, तो उस वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी, द फील्ड ओवर देयर इज गोइंग टू बिहेव एज यूनिफॉर्म इन द एंटायर रीजन, सो यू कैन एक्सटेंड दैट रीजन ओवर देयर, एंड दैट अरेंजमेंट विल बी लेटर ऑन रेड एज व्हाट, अ सोलेनॉइड. सो दैट वाज द कंटेंट ऑफ द टुडे सेशन कि हमने बेसिकली इतना टारगेट लिया था कि इतना कंप्लीट करना है हमने, हेल्महोल्ट्ज कॉइल तक पहुंचना है, हम पहुंच पाए हैं. And with this, the Biot-Savart law application as a whole gets over. मतलब ऐसा नहीं है कि और कोई नया क्वेश्चन आएगा हम उसके अंदर Biot-Savart law नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं. But now the rest of the applications are going to be derivable from the second law, which is the content of the next session, and that's the Ampere circuital law, which is going to be flourishing for the rest of the results. और जो रिजल्ट आने वाले हैं, infinite sheet, solenoid, toroid, उन सब के लिए जो Biot-Savart लॉ है उससे भी डेरिवेशन हो सकती है, पर थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी. और सोलिनॉइड के लिए तो Biot-Savart लॉ बेटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस उसका जो डेराइव होता है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से इजीली डेराइव होता है. तो हम दोनों ही कर लेंगे, हम सोलिनॉइड की फील्ड को Biot-Savart लॉ से भी देखेंगे और सोलिनॉइड की फील्ड को एम्पियर लॉ से भी देखेंगे, और देखूंगा समझेंगे कि एम्पियर लॉ की लिमिटेशन क्या है उस आइडिया में. चलो, with this I am going to stop the today's session. We'll meet again. आज के लिए bye.